देखिए, कोशिश डराने की है, पर डराने की कोशिश इनकी कामयाब तब भी नहीं हुई थी जब दक्षिण से उत्तर भारत तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यात्रा निकली थी। डराने की तब भी कर्नाटका में कोशिश थी, डबल इंजन भाजपा सरकार थी। हेमंत बिस्व शर्मा ने ठान लिया है कि इस यात्रा को असम की धरती पर कामयाब नहीं होने देना। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको किसी आइलैंड पे, टापू पे, समुद्र के किनारे फोटो खिंचवाते हुए समय मिल गया उन्हें, लेकिन मणिपुर जाने का समय उनके पास नहीं। तो राहुल गांधी जी की यात्रा में बिल्कुल ये सभी लोग आएंगे, चाहे वो देश का किसान है जिसके साथ अन्याय हो, वोट हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए ये किया जा रहा है। राम भगवान का मंदिर बनना है और उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन राम राज की स्थापना कब होगी? बहुत से, जहाँ तक दिल्ली की मुझे खबर है, बातचीत पूरी हो चुकी है, हमारा गठबंधन हो रहा है। पंजाब में हमारी चर्चा जारी है, हमारे बीच के रास्ते पे भी बात हो रही है। बहुत से, जहाँ तक दिल्ली की मुझे खबर है, बातचीत पूरी हो चुकी है, हमारा गठबंधन हो रहा है। पंजाब में हमारी चर्चा जारी है, हमारे बीच के रास्ते पे भी बात हो रही है। विचारधारा हम सबकी एक है। जो आप समूह इंडिया में एक हुए हैं, उनकी विचारधारा अलग नहीं है, पार्टियां अलग है। आपने सही कहा, पार्टी कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, मैं सदस्य हूँ, बहुत बातें होती है और खुल के बात होती है, उसका स्वागत किया जाता है। जिस दिन इंडिया अलायंस बना, इतनी बौखला गई भाजपा, इंडिया का नाम इंडी कर दिया, घमंडिया कर दिया। प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, इतने बौखला गए आप। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको पता है फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और अब वो आसाम से अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गई है। लेकिन आसाम में जब से यात्रा एंटर हुई, उस वक्त हमने लगातार देखा कि हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से जो बयानबाजी की गई और फिर उसके बाद कांग्रेस के जो कॉन्वॉय है उस पर हमला किया गया है। कांग्रेस ने इसका इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की इसको गुंडागर्दी करार दिया है और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये दरअसल बौखलाहट है बीजेपी की, क्योंकि लगातार जो जन समर्थन मिल रहा है, जिस बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इसलिए पोस्टर्स, बैनर फाड़ रही है, गाड़ियों पर हमले करवा रही है। अब कांग्रेस इसको लेकर शिकायत दर्ज कराने जा रही है, केस दर्ज कराने जा रही है, तमाम तरफ से इसकी निंदा जो है वो की गई है। और मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। तो ये कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो भी इस जो अटैक हुआ है उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा जो है वो करार दे रहे हैं। इसको कांग्रेस किस तरह से ले रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उसको क्या लग रहा है, क्या उसको राजनीतिक लाभ होने जा रहे हैं? खासतौर पे यात्रा उस वक्त में निकल रही है जब भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से राम मंदिर के मसले को लेकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने के पूरे मूड में न सिर्फ नजर आ रही है बल्कि उसके पूरे इवेंट्स इसको लेकर तैयार हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान अभी फिलहाल जुड़ गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट और कांग्रेस की तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन और नेता अलका लांबा जी। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। अलका जी, ये जो अटैक हुआ है और पोस्टर्स, बैनर जो फाड़े गए हैं, आपका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराए गए हैं? आपका कहना है कि ये बीजेपी की गुंडागर्दी है, बौखलाहट है, क्योंकि एक जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है ये डराने की कोशिश है? देखिए, कोशिश डराने की है, पर डराने की कोशिश इनकी कामयाब तब भी नहीं हुई थी जब दक्षिण से उत्तर भारत तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यात्रा निकली थी। डराने की तब भी कर्नाटका में कोशिश थी, डबल इंजन भाजपा सरकार थी, वहां पर भी हमें रोका गया, लेकिन हम कामयाब हुए और आपने देखा डबल इंजन की सरकार वहां किस तरीके से औंधे मुआ कर गिरी। अभी भी असम के अंदर पहले दिन से नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा ने ठान लिया है कि इस यात्रा को असम की धरती पर कामयाब नहीं होने देना। हिंसा हो, गाड़ियों पर पथराव हो, पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हो, या मुख्यमंत्री खुद मीडिया में आकर कह रहे हो एफआईआर होगी और गिरफ्तारी होगी, जेल भेजेंगे,
जेल भेजने की कोशिश उन्होंने पहले भी हमारे एक प्रवक्ता को की थी, इंडिगो की फ्लाइट से हमारे लीडर पवन खेरा जी को उतारा था, फिर क्या हर्ष हुआ उनका। यही हरकत इन्होंने हमारे आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको कर्नाटक पुलिस भेजकर गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो राजनीतिक पूरा असम के मुख्यमंत्री असम के लोगों को सामने रखकर जिसलिए चुना वो काम करे, पर दबाव में है पूरी तरह से। दिल्ली से निर्देश है कि अगर असम में ये यात्रा कामयाब हो गई तो वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ है, कि कर्नाटक में इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। सो इसीलिए डरे हुए हैं, बिल्कुल हिंसा पे उतारू हैं। मैं कुछ दिन पहले लखीमपुर में ही थी, लखीमपुर ईटानगर। आज यात्रा जो है 14 जनवरी को मणिपुर से जब शुरू हुई तब भी कोशिश थी कि यात्रा मणिपुर के इम्फॉल जो राजधानी है वहां से ना शुरू हो। हमें 30 किलोमीटर दूर की इजाजत दी गई, लेकिन राहुल जी ठान कर निकले थे कि यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी और यात्रा अपनी मंजिल तक जो 6,713 किलोमीटर का सफर है पूरा होने तक रुकेगी नहीं। और हमने वहीं से यात्रा शुरू की। 2 दिन मणिपुर में रही, 2 दिन नागालैंड में रही, आज वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में, और कल वो लखीमपुर में थी। जो एक हिस्सा है वो असम का आता है, और वहां पर हिंसा हुई। मैं वहां पर थी, मैं वहां पर प्रेस वार्ता भी करके आई। इजाजत नहीं दी जा रही प्रशासन से। यात्रा के रूट जो हमने तय किए हैं जहां पर जनता को मिलना है वो हमें बाहर से ही निकालने की इजाजत दे रहे हैं कि बाहर से निकलिए, यहां नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे। सो अभी हम रुक नहीं रहे, यात्रा जारी है, इसलिए बौखलाहट है, डरे हुए हैं और इसलिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं, जिसे असम की जनता कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जी, क्या आपको ये कोई डर है कि आगे भी ऐसे ही कोई अटैक किया जा सकता है? खास तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर मिलते हैं, कोई भी आके उनसे मिलता है, उसको गले लगा लेते हैं, तोहफे भी ले लेते हैं, कोई भी फूल माला कोई भी देता है, तो एक तरह से लोग उनको उनके साथ इस तरह से जुड़ रहे हैं, उनको लगता है एक नेता है जो उनकी बातों को सुन रहा है। लेकिन क्या इसके बाद से कोई और ज्यादा प्रिकॉशंस आप लेने जा रहे हैं? क्या किसी तरह का डर है कि ये हो सकता है तो और कुछ भी हो सकता है? देखिए, आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि संसद में घुसपैठ हुई। 4 युवा पाकिस्तान से आतंकी हथियार बंद नहीं थे, वो इसी देश के पढ़े लिखे बेरोजगार गरीब परिवार से आने वाले युवा थे, बेरोजगारी से हताश थे। वो कदम उठा गए कि संसद में जिस तरह से, और सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवाल उठा। राहुल गांधी जी की यात्रा में भी ऐसे ही लोग आएंगे जिनसे देश को खतरा नहीं है, संसद को खतरा नहीं है, राहुल गांधी जी को खतरा तो कतई भी नहीं है। वो ऐसे ही लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार युवा है, वो हताश है, निराश है। वो आएगा, राहुल गांधी जी से मिलेगा, अपने साथ हो रहे अन्याय की बात करेगा। बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी बहनें शोषित हैं, बलात्कार की शिकार है। बिल्कुल, हरियाणा में साक्षी मलिक हो, आपके गुजरात में यात्रा जाएगी बिल्किस बानो हो, आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजरेगी, चाहे वो बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा हो जिसका सामूहिक बलात्कार किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के आईटी सेल के लोगों ने किया है। न्याय नहीं मिल रहा। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, मणिपुर में आज 5 नागरिक और 3 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। आज जल रहा है मणिपुर। राहुल गांधी जी पहले भी गए और यात्रा भी वहीं से शुरू की, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको किसी आइलैंड पे, टापू पे, समुद्र के किनारे फोटो खिंचवाते हुए समय मिल गया उन्हें, लेकिन मणिपुर जाने का समय उनके पास नहीं है। वहां पर भी आदिवासी बेटियां इंतजार कर रही है जिन्हें पुलिस सुरक्षा थाने से खींचकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फटकार के बाद कार्रवाई हुई है। ठीक उसी तरह जैसे साक्षी मलिक की जो एफआईआर है ब्रजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे की, ठीक उसी तरह जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उन्हें लड्डू खिलाए जाते हैं, हाथ डाले जाते हैं, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस जेल जाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में एक बाबा को 9 बार 20 साल की सजा है, गंभीर उसमें दोषी है, बलात्कार और हत्या के मामले में पैरोल दी जा रही है। तो राहुल गांधी जी की यात्रा में बिल्कुल ये सभी लोग आएंगे, चाहे वो देश का किसान है जिसके साथ अन्याय हुआ, आय दुगनी होगी, कर्ज माफ होगा, एमएसपी पे कानून आएगा, यही तो वायदा था। 10 साल में नहीं हुआ, अन्याय हुआ, न्याय के लिए किसान आएगा, रोजगार के लिए बेरोजगार युवा आएगा, हमारी पीड़ित बहनें जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, बेटी बचाओ के नारे के बाद ये अपराधियों को बचा रहे हैं, वो बहनें स्वाभाविक आएंगी, जिन्हें महंगाई की मार पड़ रही है। मुझे लगता है कि सरहद का जवान भी आपने देखा है कि वहां पर जो जवान है वो भी राहुल जी को सलाम कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उनकी यात्रा का जो है स्वागत कर रहे हैं। तो खतरा राहुल गांधी जी से किसी को नहीं है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो को से जो खतरा है वो भाजपा को, उनकी सत्ता, उनकी सियासत, उनके नफरत के जो एजेंडे हैं उसको खतरा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी जी को देश के
आम नागरिक से कोई खतरा नहीं है। उल्टा वो अन्याय के साथ, एक उम्मीद की किरण के साथ जो अन्याय से सामना कर रहे हैं, इस यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और कब तक पूछा गया राहुल गांधी जी से, जवाब मिला न्याय का हक मिलने तक। वो न्याय किसे चाहिए? वो इन्हें ही चाहिए जो राहुल जी की यात्रा से जुड़ रहे हैं, उन्हें मिल रहे हैं, उनसे राहुल जी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अलका जी, आप ये भारत जोड़ो यात्रा जो पहले हमने देखी 4,000 किलोमीटर तक थी, वो मोहब्बत के नाम पर थी, नफरत के खिलाफ मोहब्बत के नाम पर थी। ये यात्रा न्याय पर फोकस करती है। ये यात्रा जो है वो पहले से अलग इसलिए भी है कि अब एक इंडिया गठबंधन जैसा गठबंधन आपके पास है। दूसरा, ये यात्रा लोकसभा 2024 से जस्ट पहले हो रही है। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब राममय पूरे देश को किया जा रहा है और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। उसने 400 पार का नारा दिया है इस बार, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद वो 400 पार का नारा दे रही है। तो कैसे लड़ेंगे आप इस सब से, और ये न्याय यात्रा कैसे लड़ेगी इन तमाम चीजों से? देखिए, 10 साल खोखले नारे और जुमलेबाजियों में बीता है। प्रधानमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट कार्ड देश के सामने, किसानों के सामने, युवाओं के सामने, महिलाओं के सामने रखनी होगी। वो बताए कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई 10 सालों में, क्यों कर्ज माफी नहीं हुई, क्यों एमएसपी पे कानून नहीं आया। रिपोर्ट कार्ड पे प्रधानमंत्री जी लाकर इस पे वोट मांगने की हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या युवाओं से 2 करोड़ नौकरी हर साल और 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी देनी थी? आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने ट्वीट किया है कि लाखों नौकरियां, 60 लाख पद, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। लाखों नौकरियां रेलवे में खाली पड़ी हुई हैं और 5 साल में कुछ 5,000 नौकरियों की भर्ती अब निकली है, जब चुनाव से 2 महीने दूर है। सिर्फ 5,000। राहुल गांधी जी का अभी का ट्वीट है, सुनिएगा। तो प्रधानमंत्री जी की अगर हिम्मत हो तो हम कहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, सरहद, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, शोषण न्याय नहीं है, इस पे बात करने की हिम्मत दिखाएंगे? नहीं है हिम्मत। इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर का पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया गया। अधूरा राम मंदिर के निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या जल्दबाजी है प्रधानमंत्री जी, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सबको कि निर्माण अभी करना है? क्योंकि चुनाव अभी आया हुआ है, निर्माण अधूरा है, चुनाव सामने है। जल्दबाजी में पूरे भगवान राम का जो है मंदिर का राजनीतिकरण कर दिया गया। अयोध्या की तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग भगवान श्री राम जी के होर्डिंग से अधिक बड़े बने हैं। उनके अगर भगवान श्री राम की 10 होर्डिंग लगे हैं, जो तस्वीरें हैं, तो मोदी जी की 100 लगी हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से राम मंदिर का राजनीतिकरण करके वोट हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए ये किया जा रहा है। राम भगवान का मंदिर बन गया, बनना है और उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन राम राज की स्थापना कब होगी, कब न्याय मिलेगा? प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ध्रुवीकरण है, बिल्कुल धर्म की आड़ में, भगवान श्री राम के मंदिर की आड़ में। हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े शंकराचार्य, धर्म गुरुओं ने इस पे आपत्ति जताई और उनको कितना अपमानित किया जा रहा है। उनके ऊपर क्या टिप्पणियां भाजपा आईटी सेल कर रहा है, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो धर्म गुरु हैं, वो धर्माचार्य हैं, वो शंकराचार्य हैं। वो आपको बता रहे हैं निर्माण अधूरा है, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, और उनको आमंत्रित किसको करना है, किसको नहीं करना, ये कौन तय कर रहा है? वो राजनीति, वो भाजपा, वो प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। राम भक्त मोहताज नहीं है किसी राजनीतिक दल के निमंत्रण के कि वो बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो हम शायद नहीं जाएंगे। उस भगवान के भक्तों की आस्था है, वो आहत है कि भाजपा ने भगवान श्री राम के मंदिर का पूरी तरह राजनीतिकरण किया है। और वही राम भक्त राम मंदिर के जो पूरा हमारी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना के बाद आप देखिएगा, यही भक्त भगवान श्री राम के मंदिर में शपथ लेकर आएंगे कि बाहर आते ही भगवान राम जी की मूर्ति की स्थापना के बाद राम राज स्थापित हो। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ लड़कर, उनके साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिला पाए, राम राज स्थापित कर पाए। यही भगवान राम को जो है हमारी जो है वो आस्था होगी। लेकिन अलका जी, आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम भी है कि आपको इनविटेशन मिला, आप लोगों ने मना किया, लेकिन आपने एक लंबा इंतजार के बाद मना किया। आप लोग को शंकराचार्य एक ढाल की तरह नजर आया और आपको लगा कि अब शंकराचार्यों ने आकर अब ये बोल दिया है तो अब हम ये कह सकते हैं। तो क्या ये इंतजार इसलिए किया जा रहा था? क्या आपके अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है फिलहाल कि इस पर क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, कौन नाराज हो सकता है? क्या आप भी जो मेजोरिटिज्म है
उसकी क्या सियासत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अलग बात करती है, लेकिन हमने देखा है उसी कांग्रेस के जो नेता हैं, कुछ नेता हैं, गुजरात के कुछ नेताओं ने इस तरह की बात की। हमने देखा कि अजय राय ने वहां पर जाकर डुबकी लगाई, उन्होंने कहा कि हम उससे पहले जाकर दर्शन कर कर आएंगे। तो क्या एक असमंजस, एक कंफ्यूजन की कोई स्थिति है कांग्रेस में इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस का ये मानना था भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना धर्म से, आस्था से जुड़ा मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। और धर्म के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबी चली, सुप्रीम कोर्ट का कानूनी फैसला आया, न्याय आया, राम भगवान मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और सबने उसको स्वीकारा, दोनों पक्षों ने स्वीकारा और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पर वो धर्म का विषय है, वो राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। उस पे आप राजनीति करके वोट मांगकर सत्ता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए पार्टी का ये फैसला था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पे राजनीतिक नहीं, जो धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, धार्मिक लोगों का क्या कहना और मानना है, हमें बिल्कुल उसका इंतजार था। हम उनकी ढाल नहीं बना रहे हैं, वो हमसे ज्यादा बेहतर, राजनीतिक लोगों से ज्यादा बेहतर धर्म को जानते हैं और उन्हीं का कहना है कि ये निर्माण अभी अधूरा है। इसकी जल्दबाजी और इसका पूरा इस्तेमाल जो है वो चुनाव के लिए, सत्ता हासिल के लिए किया जा रहा है। हमें भी यही मानना है कि हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ कि क्यों जल्दबाजी है। इवन के संसद भवन का जब निर्माण अभी भी अधूरा है, आप दिल्ली में संसद भवन देखती हैं, अंदर पूरा हुआ लेकिन बाहर आज भी उसका काम चल रहा है। उसमें भी चुनाव आ गए, इसलिए वहां का संसद भवन का निर्माण, जिसकी कस्टोडियन देश की हमारी पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी संसद का भी करेंगे, चलिए वो राजनीतिक एक विषय है कि संसद का निर्माण जो है के कार्य में, पूजा में, उसमें प्रधानमंत्री जी बैठे, पर भगवान श्री राम का मंदिर वो तो आस्था धर्म से जुड़ा है ना, तो उसमें आप बैठकर देखते, हिस्सा लेते, हम लोग, हम सब जैसे आप आमंत्रित कर रहे हैं, हम जाएंगे, लेकिन वो पूरा काम अपने हाथों से चाहते हैं। कौन गर्भगृह में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, हाँ, गवर्नर जाएंगी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन जो धर्मगुरु हैं, जो धर्म के जिनकी जिनके पूरी क्रियाकलाप कैसे उन्हें मालूम है, उनको आप दूर रख रहे हैं, ये गलत है। जी, क्या हम इस न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी साथ में देखेंगे? लगातार लोगों के ज़हन में ये सवाल है, खासतौर पे उन राज्यों से जब ये यात्रा गुजरेगी जहां पर इंडिया गठबंधन के जो जो दल हैं वो मौजूद हैं, और इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर लगातार अलग-अलग तरह की खबरें आती रहती हैं। कुछ हमें पता है कि क्योंकि हम उस तरह की मीडिया का हिस्सा नहीं है, हम वही दिखाते हैं जो सच है, तो वो खबरें कुछ प्लान भी की जाती हैं, वो हमें पता है। लेकिन फिर भी एक बिल्कुल साफ स्थिति जो है वो अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों सवालों के मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या हम उन दलों को देखेंगे और क्या इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर जो स्थिति है वो कब तक साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है अलका जी। बिल्कुल। देखिए, पहले सवाल का जवाब देती हूँ। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, वो तमिलनाडु से, दक्षिण से शुरू हुई और कश्मीर, कन्याकुमारी तक पहुंची। तो दक्षिण में, तमिलनाडु में हमारे साथ डीएमके है सरकार में, और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री स्टैलिन राहुल गांधी जी के साथ यात्रा की शुरुआत में रहे और चले भी और स्वागत भी किया। तो ये हमारी बात थी। और जब कश्मीर में पहुंच गई, अंत में भी हमारे एलाइज जो इंडिया अलायंस में है, पीडीपी की नेता कहें, महबूबा मुफ्ती जी कहें, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, वो भी जुड़े। तो दक्षिण से उत्तर भारत तक हमारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उस समय इंडिया अलायंस नहीं बना था, पर लाइक माइंडेड लोग थे, वो जुड़े और हमने उनका स्वागत भी किया। अब ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये अभी असम से निकलते बंगाल और बिहार आएगी। स्वाभाविक है, बंगाल और बिहार में हमारी जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, वो इंडिया समूह का हिस्सा हैं। हमने साफ खुले दिल से उनको आमंत्रित किया है, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन फैसला उन्हें करना है और वो जो फैसला करेंगे, यात्रा में शामिल होंगे नहीं होंगे, वो उनका फैसला होगा और उस फैसले का लोकतंत्र है, हम सम्मान करेंगे, लेकिन हम उन्हें दिल खोलकर चाहते हैं कि वो यात्रा में हिस्सा रहे। मकसद उनका, हमारा, इंडिया अलायंस का एक ही है कि किसी तरह लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस तानाशाह सरकार से मुक्ति करके देश को एक रखते हुए आगे बढ़ना है। अब दूसरी बात आती हूं, आप कह रहे सीट शेयरिंग, समय आप कह रहे कम है, तो क्या भाजपा ने अपने उम्मीदवार सब तय कर दिए, अनाउंस कर दिए, प्रचार शुरू हो गया? नहीं हुआ ना। तो इसी तरह हमसे पूछा जा रहा है समय कम है, पर हाँ, सच्चाई तो है, समय हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए अब समय कम रह गया, ये एक सच्चाई है। हमारा इंडिया अलायंस जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे लगातार बात कर रहा है, बात कामयाबी से आगे बढ़ रही है। बहुत से, जहां तक दिल्ली की मुझे खबर है,
बातचीत पूरी हो चुकी है, हमारा गठबंधन हो रहा है, पंजाब में हमारी चर्चा जारी है, हमारे बीच के रास्ते पे भी बात हो रही है कि कहीं कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जहां पर हरियाणा, जहां पर बीजेपी से सीधी टक्कर है, लेकिन वहां पर भी एक आधी सीट, जैसे मध्य प्रदेश है, अगर कई राज्यों में हमें एक आधा सीट अपने इंडिया अलायंस को वहां पर भी देना पड़े, हम उसके लिए खुले मन से बात जो है, हमारा अलायंस जो है सीट शेयरिंग में जो बात कर रहे हैं वो चल रही है। बहुत से जगह पर हम लड़ेंगे, बहुत से जगह पर हमारे तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, हमारी जो अलाइज है वो मजबूत है और सरकार में भी है, सांसद भी उनके ज्यादा है, स्वाभाविक है। बात चल रही है, बात कामयाबी से, और कोशिश बिल्कुल ये रहेगी कि इंडिया समूह के नेता एकजुट होकर एक साथ जनसभाओं में देखें और मिलकर लड़ें। कोशिश कामयाब हो रही है। जल्द आपको लगेगा, मेरे को तो सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर, 31 तारीख तक, जनवरी तक, भाजपा से पहले इंडिया अलायंस या कांग्रेस की पहली सूची भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी, और जो बयानबाजी लगातार नेताओं की तरफ से होती रहती है, आप भी उसका हिस्सा रही हैं। हमने देखा कि दिल्ली में आपको लेकर आपकी तरफ से भी बातें कही गई। जाहिर-सी बात है, दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग-अलग हैं, विचारधाराएँ भी अलग हैं। आप एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, अब साथ में लड़ रहे हैं। हमने देखा पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी लगातार इस तरह के बयान जो है वो दिए गए। हालाँकि वहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के साथ अपना गठबंधन करेंगे। तो और हमने बंगाल में भी देखा, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बयानबाजी की जाती है। तो ये जो बयानबाजी का ये सिलसिला है, क्या आपको नहीं लगता ये समझा जा सकता है कि 28 दल हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा? ये घर में भी जब लोग होते हैं तब भी एक मत नहीं होते, ये तो फिर भी राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अलका जी, जो तस्वीर एकजुटता की दिखनी चाहिए, जो बयानबाजी अवॉइड होनी चाहिए, वो आपको नहीं लगता कि उस पर और थोड़ा काम करने की जरूरत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका इंतजार करिए, जाहिर सी बात है उसको मौका चाहिए, और जो उसका पोषित जो मीडिया संस्थान है वो भी इस तरह की खबरों का इंतजार करते हैं। जब आपको पता है कि आप एक असाधारण लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको भी तो उसकी बारीकियों को समझकर उस पर फूक फूक के कदम रखना चाहिए। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में और हमारे इंडिया अलायंस की बात करूं, एनडीए में जमीन आसमान का फर्क है। एनडीए में कोई ऐसी हिम्मत नहीं है कि भाजपा प्रधानमंत्री जी से आंख दिखाकर अपना हक से बात करे और मांग सके। ईडी बैठी हुई है, जैसी एनडीए से बाहर होंगे इन्हीं के घर ईडी पहुंचेगी। मजबूर है, चुप है, खामोश है, नहीं पता शिवसेना का जो दूसरा गुट महाराष्ट्र में है उनको कितनी सीटें मिलने वाली है, कहाँ मीटिंगें हो रही हैं, कुछ नहीं पता है। हमारी जहां तक बात है, मैं फिर कह रही हूँ, लोकतंत्र है। अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, हमारा कार्यकर्ता पंजाब का सिद्धू जी क्या कह रहे हैं, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर अपनी बात रखने का हर एक को हक है। क्यों नहीं रखेगा अपनी बात? क्यों खामोश कर दिया जाए आवाजों को, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में है? यही तो लोकतंत्र है। ये पार्टी में लोकतंत्र कांग्रेस में भी है और ये इंडिया अलायंस में भी है। हर किसी ने एक दूसरे पर बात की, लेकिन जो अंतिम मीटिंग हुई है उसमें सब आए, सब बैठे, सीट शेयरिंग पे बात चल रहा है और सबको पता है। मुझे चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विचारधारा हम सबकी एक है, जो आप समूह इंडिया में एक हुए हैं उनकी विचारधारा अलग नहीं है, पार्टियां अलग है। आपने सही कहा, पार्टी कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, मैं सदस्य हूं, बहुत बातें होती है और खुल के बात होती है, उसका स्वागत किया जाता है। इसी तरह इंडिया समूह की जो बैठकें हुई हैं उसमें हर हमारा जो दल है उसको अपनी बात को पूरी तरह से रखने का हक, अधिकार है और रखा भी और उसका स्वागत किया गया। लोकतंत्र तो यही। अब हमारा बाहर पार्टी का कार्यकर्ता है, अपनी अपनी पार्टी की दावेदारी पूरे विश्वास के साथ रख रहा है, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है। लेकिन जब अंतिम फैसला आ जाएगा कि किस राज्य में किस दल के साथ कितनी सीटों पर, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा, जब एक बार फैसला आ गया, वो शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ पे बैठे कार्यकर्ता को मंजूर होगा, वो अलका लांबा को भी मंजूर होगा, वो सिद्धू जी को भी मंजूर होगा और वो अधीर रंजन चौधरी जी को भी मंजूर होगा। लेकिन लोकतंत्र है, बिल्कुल हर आवाज को सुना जाना चाहिए और फैसला जब लिया जाए उसके साथ सबको खड़े होना है। यही अनुशासन है जो हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है और वही मुझे डिबेट में, मैं दूसरे अपने सहयोगी दलों के साथ भी डिबेट में बैठ रही हूँ, सब सम्मान कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम आज भी एक है, पहले दिन से तोड़ने की कोशिश की। जिस दिन इंडिया अलायंस बना इतनी बौखला गई भाजपा, इंडिया का नाम इंडी इंडी कर दिया, घमंडिया कर दिया, प्रधानमंत्री जी के शब्द है, इतने बौखला गए आप। हमें कहते हैं कि 28 दलों की खिचड़ी है, बाद में अपने 38 दलों का साथ फोटो सेशन किया और वो खिचड़ी नहीं थी। और उसके बाद कब मीटिंग हो रही है, कहाँ मीटिंग हो रही है, क्या सीट शेयरिंग, किसी को कुछ पता है?
ये सब भाजपा आरएसएस तय कर रही है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, लगातार बैठ के मीटिंगें हो रही हैं और हम बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे। प्रधानमंत्री एक अकेला सब पे भारी की बात करते हैं, 56 इंच की वो बात करते हैं, लोकतंत्र को एक तरह से धर्मतंत्र में बदलने की पूरी कोशिश जो है वो नजर आ रही है और लग रहा है कि देश का शायद एक बड़ा हिस्सा शायद हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। जिस तरह की पूरी स्थितियां अभी जो नजर आ रही है, खासतौर पर इस पूरे एक महीने में जो हमने सब कुछ देखा, न्याय यात्रा निकल रही है। लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे वक्त में आप न्याय यात्रा कर रहे हैं जब आपको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी, संगठन को उसको लेकर काम करना चाहिए था, सीट्स को लेकर या कहाँ रैलियां होंगी, इन सब को लेकर बात होनी चाहिए थी और वही तमाम चीजें जो ताकत है आपकी वो वहां पर लग रही है तो कार्यकर्ता एक ही। और दूसरा, लोगों को इंतजार है कि आखिर कब जो एक रैली होनी चाहिए, एक सामूहिक रैली जो होनी चाहिए, जो शायद भोपाल में उन 5 राज्यों की जब चुनाव हो रहे थे तब उम्मीद थी कि होने जा रही थी, लेकिन शायद कमलनाथ जी को वो गवारा नहीं था तो वो वहां पर रैली नहीं हो पाई इंडिया गठबंधन की। तो क्या हम ये रैली, जो पहली रैली है, जो दिखनी चाहिए, जो एक ताकत दिखनी चाहिए और लोगों को ये यकीन आना चाहिए कि इस धन बल की जो सत्ता है उससे लड़ने के लिए जो दल बना है वो लड़ सकता है, वो परसेप्शन, वो नैरेटिव बनाने में मजबूत है, वो सब चीजें कब उस तरह से मजबूती से नजर आएंगी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर लगती है अलका जी। देखिए, आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप लगातार जो मीडिया का चौथा स्तंभ है, जो उसकी उम्मीदें हैं, उसको जिंदा रखते हुए हमारी बात को रखती है, दिखाती है और हमें मौका देती है। पर ये मौका हमें हर कोई मीडिया में नहीं दे रहा है। एक ही रट्टा चल रहा है जो भाजपा चाहती है, जिस एजेंडे पर उसी पर चर्चा हो रही है, इसलिए शायद आपको दिख नहीं रहा है। माफी चाहूंगी, बहुत लोगों को नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी की यात्रा में समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है। 15 राज्यों से यात्रा गुजर रही है, लोगों के बीच में हमारे नेता, उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके साथ अन्याय है, वो उसी से तो बात कर रहे हैं, उन्हीं से तो मिल रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, पूरी तरह से यात्रा के साथ चल रहा है, मजबूती महसूस कर रहा है कि हमारा नेता हमारे बीच में है और जनता के मुद्दों को उठा रहा है। तो ये कहना कि यात्रा में हम समय दे रहे हैं दूसरे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 25 जनवरी को तेलंगाना में, 28 जनवरी को उत्तराखंड में, 29 जनवरी को उड़ीसा में, 30 फरवरी को मेरी दिल्ली में है, 4 फरवरी को केरला में है, 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी को पंजाब, 13 फरवरी को तमिलनाडु और 15 फरवरी को झारखंड में है। लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखाएगा कि एक तरफ राहुल गांधी जी पूर्व से पश्चिम तक 15 राज्यों में लोगों के बीच निरंतर बिना एक दिन गवाए 6,713 किलोमीटर चल रहे हैं। कोई नहीं दिखा रहा। लोगों को लग रहा है पता नहीं राहुल जी सो रहे हैं या विदेश में है, ये क्या है। राहुल जी लोगों के बीच में। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगातार, इतनी ठंड है, उनको कहा कि शिमला में बर्फ पड़ रही है, इससे कुछ भी हो मुझे जाना है, कार्यकर्ता सम्मेलन करने हैं। और मैंने अभी आपको बताया तो पूरी कांग्रेस और मेरे जैसा, मैं इस समय किशनगंज बिहार में बैठी हुई हूँ, मणिपुर से अरुणाचल, अरुणाचल से पूरा आपका गुवाहाटी, असम करते हुए लखीमपुर से मैं बंगाल से आज अभी बिहार पहुंची हूँ, अब किशनगंज से पूर्णिया जा रही। कोई भी नहीं बैठा हुआ है, निरंतर जिसकी जो जिम्मेदारी मिली हुई है हम कर रहे हैं। आज आप मुझसे बात नहीं करती तो शायद आपको भी नहीं पता लगता कि अलका लांबा कहाँ है, घर पे सो रही है, क्या है। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपने बात की तो मैं बताने में कामयाब रही कि मेरा नेता राहुल गांधी कहाँ है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहाँ है और अलका लांबा जैसा कार्यकर्ता कहाँ है। तो मैं आपका कहूंगी बिल्कुल समय कम है और आप जो बड़ी मीटिंग का इंतजार कर रही हैं, बात उस पर चल रही है। बात यह है कि 1 फरवरी से संसद का सत्र शुरू हो रहा है जो 10 तक चलेगा और ये अंतिम सत्र है। सबका कहना है कि बड़ी जो जनसभाएं, बड़ी जो रैलीज हैं, ये संसद सत्र अंतिम है। विपक्ष के पास एक और मौका है, जो मुद्दों पर 10 साल में भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हुई है, उन मुद्दों पर बात करके उसके बाद संसद सत्र खत्म हो जाएगा, शायद आचार संहिता के होगा और जनसभाएं होनी है, स्वाभाविक है। और आपको जल्द दिखेगा कुछ फरवरी में, और उसके बाद निरंतर हमारी ज्वाइंट जनसभाएं जो हैं वो होनी शुरू होंगी, हम लोगों के बीच में है लगातार। जी, बहुत शुक्रिया अलका जी, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में आपने वक्त दिया। आई नो इट्स अ वेरी बिजी टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, उसमें आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। ये भी उसी का एक हिस्सा है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। अगर आपसे बात ना करें, चंद ही तो मीडिया के लोग बचे हैं, आप जैसे लोग, जो पक्ष के साथ विपक्ष की भी बात को, क्योंकि वो लोकतंत्र की बात है। मैंने वही कहा, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने हमें वोट दिया, बीजेपी से 10 लाख अधिक लोगों ने हमें चुना। उनकी भी बात कोई रखने वाला होना चाहिए जिसे हम रख रहे हैं, लेकिन सुनने वाले आप ही हैं, सुनाने वाले आप हैं, इसलिए आपका शुक्रिया करती हूँ कि ये भी हमारे एक उसमें शामिल है।
धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।